क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है, जिसमें हमने देखा कि सेल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं, यानी किसी ऑर्गेनिज्म में अगर एक सेल प्रेजेंट होता है तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, अगर बहुत सारे सेल्स हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं। इसके अलावा हमने कवर किया है सेल थ्योरी, यानी सेल की डिस्कवरी कब हुई, किसने की, कैसे की, और किन किन साइंटिस्ट ने सेल के बारे में अपने क्या क्या विचार रखे हैं, वो सब हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया है। इसके बाद आज हम करेंगे अपने टॉपिक को आगे मूव करते हुए सेल के बारे में कुछ डिटेल डिस्कशन, यानी सेल क्या होता है, कैसे होता है, इसके अंदर कंटेंट जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, इन सब के बारे में। तो चलिए सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी ये जो सेल हम बोल रहे हैं, ये सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। A cell is made up of different components like cell wall, लेकिन ये जो सेल वॉल है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, फाउंड ओनली इन प्लांट्स। यानी ये जो सेल वॉल है आपकी, ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अराउंड ही आपको देखने को मिलती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और बाउंड्री होती है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल प्लांट्स में होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होती है। तो सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो पहला है सेल वॉल, फाउंड ओनली इन प्लांट्स। सेकेंड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में देखने को मिलता है। साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिसमें सारे अदर कंपोनेंट्स सस्पेंडेड होते हैं, सारे अदर कंपोनेंट्स लाई करते हैं, रहते हैं, उस पार्ट, उस सेमी लिक्विड पार्ट को साइटोप्लाज्मा कहते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज, साइटोप्लाज्मा में बहुत सारे कंपोनेंट सेल के प्रेजेंट होते हैं, और ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको सेल ऑर्गेनेलीज बोला जाता है, और सेल के अंदर होने वाली अलग अलग एक्टिविटीज को ये सेल ऑर्गेनेलीज कंट्रोल करते हैं। यानी कुछ सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल के अंदर सेल्यूलर एक्टिविटीज जैसे रेस्पिरेशन करवाने में हेल्पफुल होते हैं, कुछ सेल के अंदर किसी कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, कुछ सेल के अंदर प्रोड्यूस्ड वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालने का काम करते हैं, कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम करते हैं, कुछ मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं, और कुछ कंपोनेंट्स सेल के अंदर ही जो बॉडी स्ट्रक्चर है सेल का, उसको मेंटेन करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, और न्यूक्लियस जो है वो भी एक काइंड का सेल ऑर्गेनेलीज होता है। लेट अस सी देम वन बाय वन, यानी अब हम इन पार्ट्स के बारे में एक एक करके इंफॉर्मेशन देखते हैं। चलिए बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल की आउटर बाउंड्री या आउटर कवरिंग होती है। जैसे अगर हम बादाम खाते हैं तो बादाम के बाहर एक ब्राउन कलर की, है ना, रेडिश ब्राउन कलर की कवरिंग होती है, तो उस कवरिंग को हम बोल सकते हैं कि वो उसकी आउटर कवरिंग है जो अंदर के मटेरियल को प्रोटेक्शन का काम प्रोवाइड करे। तो कुछ इसी तरीके से प्लांट्स या एनिमल्स, कोई भी सेल हो, हर एक सेल के अराउंड एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल के अराउंड होती है तो सेल मेम्ब्रेन। सो इट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन एज वेल, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। तो ये जो डायग्राम है बच्चों, इसमें ये ब्लैक बाउंड्री आप देख रहे हैं, यही है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो किसी भी सेल, प्लांट या एनिमल सेल्स की आउटर बाउंड्री होती है, ठीक है। इट इज द थिन आउटर कवरिंग ऑफ ए सेल, यानी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसी है, नेचर इसका कैसा है, ये बहुत थिन यानी बहुत पतली होती है, बहुत ज्यादा थिक नहीं होती है। जैसे हमारी स्किन देखेंगे हम लोग, हमारी आउटर जो कवरिंग है बॉडी की वो स्किन है, तो स्किन हमारी कंपैरेटिवली थिक होती है, लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बहुत पतली, बहुत डेलिकेट, बहुत सेंसिटिव मेम्ब्रेन होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इट इज द थिन आउटर कवरिंग ऑफ ए सेल। इट ऑल्सो सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट, यानी इसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करती है कि जो सेल का अंदर का कंटेंट है, मटेरियल है,
उसको ये बाहर के मटेरियल से सेपरेट, यानी ये बाउंड्री, यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे सब्सटेंसेस, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। तो इन सबको जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चीजें होती हैं उन सबसे ये सेपरेट करने का काम करती है, ताकि ये सारी चीजें इंटरमिक्स ना हो जाए। अगर इंटरमिक्स हो जाएंगे तो इनकी जो फंक्शनिंग है वो वेल तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाएगी। इसलिए ये प्रोटेक्शन का काम करती है, अंदर के कंटेंट को बाहर के कंटेंट से प्रोटेक्ट करके रखती है, उनको सेपरेट करके रखती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो, तो यही हमारी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल and it is made up of organic molecules known as lipids and proteins। यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। जैसे एक वायर अगर आप लेते हो तो वायर को आप किसी भी डायरेक्शन में बेंड कर दो, वो बहुत इजीली बेंड हो जाएगी, यानी वो उसका नेचर कैसा है वायर का, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, यानी अगर सेल की कैसे भी मूवमेंट हुई, कभी सेल श्रिंक होता है, सिकुड़ता है, कभी सेल एक्सपेल होता है, यानी कि एक्सपेंड हो जाता है, फूल जाता है, तो दोनों ही केसेस में अगर बाउंड्री इसकी फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो वो ब्रेक हो जाएगी। अगर ब्रेक होगी यानी सेल के डैमेज होने के चांसेस होंगे। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका नेचर ही कुछ ऐसा होता है कि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से सेल के श्रिंकेज से या कॉन्ट्रेक्शन से या एक्सपेंडेशन से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बहुत आसानी से इस चेंज को बियर या झेल सकती है। एंड इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये किससे बनी होती है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे लिपिड्स हो गए, लिपिड से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, और फॉस्फोरस भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड फॉस्फोरस से जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन केमिकल्स को मिला के बनती। सो ये जो डायग्राम है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये आप येलो वाले पार्ट्स देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये वाले जो पार्ट्स हैं, सो दीज पार्ट्स आर द लिपिड्स। ये क्या है? लोअर और अपर पार्ट में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो कुछ लाइट ब्राउनिश कलर के आप क्लस्टर्ड फॉर्म में देख पा रहे हो मॉलिक्यूल्स, ये है हमारे प्रोटीन्स। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एंटायर बाउंड्री फॉर्म होती है, ये प्रोटीन्स, लिपिड्स और इसके अलावा भी अदर कंपोनेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इसमें प्रेजेंट होते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउस और परमिट, अलाउ करना मतलब परमिशन देना, ठीक है, किसी चीज का अलाउ करना, किसी चीज को अलाउ करना मतलब उसको परमिशन देना, ठीक है। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउस और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। यानी ये जो जैसे गेट, मेन गेट होता है हमारे घर का, वो मेन गेट को हम मान लेते हैं कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और वो मेन गेट क्या करता है, हमारे अंदर के घर के एनवायरनमेंट को बाहर के सराउंडिंग के एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम करता है। एज वेल एज उसका क्या भी फंक्शन होता है कि जो लोगों की एंट्री और एग्जिट है घर से, उसको भी कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं है ना कि हमने गेट बंद कर दिया तो कोई भी बाहर से आके हमारे घर के अंदर आ जाएगा, नहीं होता है ना ऐसे। तो बस ऐसे ही आप समझ लो कि यही जो मेन गेट का काम है, फंक्शन है, वही फंक्शन को आप रिलेट कर लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन से। यानी ये अलाउ करता है, परमिट करता है कुछ सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने के लिए, और सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही सेल से बाहर जाने के लिए। हर एक चीज सेल के अंदर नहीं आ सकती, या हर एक चीज सेल से बाहर नहीं जा सकती। कुछ सिलेक्टेड आइटम्स हैं, कुछ सिलेक्टेड मटेरियल्स हैं जो सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं या सेल से बाहर जा सकते हैं। So the plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. It also prevents the movement of some other materials. यानी इसके अलावा जो मटेरियल्स का मूवमेंट होता है, यानी सराउंडिंग से अगर सेल को कोई कंपोनेंट चाहिए है, सपोज कि ऑक्सीजन चाहिए या ग्लूकोज चाहिए, अगर मान लो कि ऑक्सीजन चाहिए है या सेल को रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज की, यानी C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं, ये जो सारे मटेरियल्स हैं, ये किसके थ्रू सेल के अंदर एंटर होंगे? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। अब मान लो कि बाहर कोई अनवांटेड बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर ये बैक्टीरिया चाहेगा कि मैं इस सेल के अंदर एंटर हो जाऊं, अगर ये बैक्टीरिया चाहेगा कि मैं इस सेल के अंदर एंटर हो जाऊं, तो क्या सेल मेम्ब्रेन इसको अलाउ करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको अपनी बॉडी में एंटर नहीं होने देगा, तो ये अनवांटेड जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको एंटर करने से रोकता है। इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम पार्टिकल्स टू एंटर इनसाइड द सेल। Therefore,
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या कहना चाहता है ये कि देयरफॉर यानी इसलिए, किस लिए, क्योंकि ये सिर्फ सिलेक्टेड चीजों को सेल के अंदर एंट्री देता है, सिलेक्टेड चीजों को सेल से बाहर जाने की परमिशन देता है, और अनवांटेड सब्सटेंसेस को, अनवांटेड मटेरियल्स को सेल के अंदर ये जाने नहीं देता। तो इसलिए देयरफॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है इसको बोला जाता है, यानी इट विल अलाउ द सिलेक्टिव पार्टिकल्स to come inside the cell and go outside of the cell. Selected particles को, हर एक पार्टिकल सेल से बाहर नहीं जा सकता। अगर न्यूक्लियस चाहे कि वो सेल से बाहर चला जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे परमिशन नहीं देगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे अलाउ नहीं करेगी कि ओके न्यूक्लियस यू कैन गो आउट ऑफ द सेल। सो ऐसा नहीं होता है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, यानी एक सेल के अंदर बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जो कहाँ से वो फुलफिल करवाता है, अपने सराउंडिंग्स, सराउंडिंग से वो चीजें एक्सेप्ट करता है, लेता है, और अपने अंदर से कुछ चीजें वो सराउंडिंग को ट्रांसफर करता है। यानी हो सकता है वो वेस्ट हो, वो वेस्ट उसे बाहर ऑफकोर्स अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, सेल के अंदर तो वो एक्यूमुलेट करके या इकट्ठा करके रख नहीं सकता है ना। अगर ऐसा होगा कि वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को अपने अंदर ही स्टोर रखे तो वो सेल बहुत जल्दी काम करना बंद कर देगा, उसके फंक्शनिंग पर इम्पैक्ट जाएगा। तो जो वेस्ट सब्सटेंसेस सेल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं या सिंथेसाइज होते हैं, तो टाइम टू टाइम सेल को इन वेस्ट प्रोडक्ट से छुटकारा पाना होता है, उसके लिए ये इन सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी से बाहर निकालकर सराउंडिंग को देते। तो ये जो मूवमेंट है सेल के अंदर और सेल से बाहर, ये कैसे होती है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है बच्चों, क्वांटिटी से, यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब किससे है, क्वांटिटी से, मात्रा, ठीक है, मात्रा मतलब कोई चीज किस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, अमाउंट, या फिर हिंदी में बोले तो मात्रा, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन यानी क्वांटिटी या अमाउंट किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, इनसाइड द सेल इंक्रीजेस, देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात हम कर रहे हैं ये सेल के अंदर कैसे बनता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस से बनता है स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन प्रोसेस से CO2 बनता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6 यानी फूड, ग्लूकोज मतलब डाइजेस्टेड फूड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन जो है ब्लड सप्लाई करता है सेल्स को, और ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर प्रोडक्ट्स बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और 38 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी, जस्ट आपको यहाँ पे 9th क्लास में एनर्जी ध्यान में रखना है, 38 ATP मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में आप डिटेल्स में जानोगे नेक्स्ट क्लास में, यानी 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस के रिजल्ट में प्रोड्यूस हुई है, और ये रेस्पिरेशन प्रोसेस ने कहाँ टेक प्लेस किया है, इनसाइड द सेल, और सेल के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है सेल के लिए इसका कोई काम नहीं है, इसलिए इसको सेल अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा, ठीक है। और वो कब बाहर निकाल देगा, ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म हुआ है रेस्पिरेशन से तो वो एक मॉलिक्यूल बाहर निकल, नहीं, जब वो एक रीजनेबल यानी एक वो जितनी मात्रा झेल सकता है सेल तब तक CO2 उसके अंदर प्रेजेंट होगी। अब जब उससे ज्यादा अमाउंट बढ़ने लगेगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होने लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तब सेल उसको बाहर पुश करना या बाहर निकालना शुरू कर। सो इनसाइड द सेल इंक्रीजेस, यानी कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का जब सेल के अंदर बढ़ जाता है, द CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजिंग, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये सेल से बाहर मूवमेंट करना स्टार्ट करती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट या द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम, अब ये जो सब्सटेंसेस है स्टूडेंट्स ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, या फिर गैसेस भी हो सकते हैं। सो द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी जहां उनकी मात्रा ज्यादा है वहां से जब सब्सटेंस मूव करके ऐसी जगह जाते हैं जहां उनकी मात्रा कम है, तो इस तरीके की मूवमेंट को डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू
लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन, यानी जहां उनकी मात्रा ज्यादा होती है, जहां क्या होता है स्टूडेंट्स, क्वांटिटी ज्यादा होती है, क्वांटिटी ज्यादा होती है वहां से ये मूवमेंट करेंगे जहां इनकी क्वांटिटी कम होती है, लेस होती है। ठीक है, तो इस तरीके के मूवमेंट को हम डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये आप जो सेल के अंदर है आप देख पा रहे हैं बच्चों कि देर आर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज वेल एज ऑक्सीजन गैस। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस की है वो नंबर में ज्यादा है, यानी कंसंट्रेशन उनका ज्यादा है, क्वांटिटी उनकी ज्यादा है, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम है सेल के अंदर। तो होगा क्या, ये जो सराउंडिंग में आप ऑक्सीजन के ये मॉलिक्यूल्स देख पा रहे हैं, ये मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ये एक मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, सराउंडिंग से इन मॉलिक्यूल्स को कहाँ जाना है? अब देखो बाहर जो है, बाहर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन यानी मात्रा ऑफ ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, बाहर से यानी ज्यादा जहां उसकी मात्रा है, ज्यादा जहां उसकी क्वांटिटी है, वहां से सेल के अंदर आएगी। और अंदर सेल के क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है यानी मात्रा किसकी ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर से बाहर मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी। तो इन ये जो एक्सचेंज हुआ है या ये जो मीडियम से अंदर आना और अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका बाहर जाना, इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए ये जो CO2 है ये बाहर आ गया, कैसे बाहर आया, हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ आ गया, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफ्यूजन हो गया, यहाँ पर हो गया। और ये जो ऑक्सीजन है ये इनसाइड द सेल चला जाएगा, तो इस पार्ट को भी हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस है। तो सेल बाहर से कोई सब्सटेंस एक्सेप्ट करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, और अगर अंदर से कुछ बाहर भेजता है, तो दोनों ही प्रोसेस क्या होते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस। सिमिलरली, इसलिए वो बोल रहा है कि सिमिलरली व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीजेस, अंदर अभी सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स हैं, बाहर 4 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी अंदर जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का वो लेस डिक्रीज हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट्स, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। सो सिमिलरली व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल decreases, the O2 moves from outside to inside the cell, यानी अभी ऑक्सीजन क्या होगा, ये सेल के अंदर चला गया, तो ये मूवमेंट भी क्या है, डिफ्यूजन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है बेटा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम, कहां से बताओ, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस मूवमेंट को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। और ये जो डिफ्यूजन है स्टूडेंट्स, ये आपका किसी भी फेज में हो सकता है, ये सॉलिड्स के सब्सटेंसेस की मूवमेंट हो सकती है, या ये लिक्विड सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, या फिर गैसेस भी हो सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स?